देश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हजारों समर्थक इन दिनों राजधानी ढाका में इकट्ठा हुए हैं। ये लोग प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि देश में नए चुनाव कराए जाएं। शनिवार को गोपाल बाग स्पोर्ट्स ग्राउंड पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। यहाँ पर लोग नारे लगाए थे, शेख हसीना वोट चोर है। इस प्रदर्शन की वजह से हालात तनावपूर्ण हो गए और इन प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश मामलों के जानकारों को कुछ समय पहले पाकिस्तान में हुए प्रदर्शनों की याद आ गई। इस तरह प्रदर्शनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया और पूर्व पीएम इमरान खान ने अपने समर्थकों के साथ देश में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। बीएनपी के अधिकारी ने बताया है कि शनिवार को जो प्रदर्शन हुआ, उस रैली में करीब 2 लाख लोग शामिल थे। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जिस जगह रैली हुई वहाँ 30,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बीएनपी प्रवक्ता जहीरुद्दीन स्वापन ने कहा है कि हमारी मुख्य मांग है कि शेख हसीना इस्तीफा दे और संसद को भंग किया जाए। निष्पक्ष और सही चुनावों के मद्देनजर एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपी जाए। उसने G7 देशों और उनके सहयोगियों के रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने रूस में भारतीय राजदूत पवन कुमार के साथ एक बैठक के दौरान यह बयान दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उप प्रधानमंत्री ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है, जिसकी घोषणा 5 दिसंबर को G7 देशों और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। इससे पहले सितंबर में G7 देशों ने रूस से तेल आयात पर प्राइस कैप लगाने पर सहमति जताई थी। बयान के मुताबिक नोवाक ने कहा है कि रूस ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति के लिए अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है और ऊर्जा संकट के बीच पूर्व दक्षिण के देशों को ऊर्जा निर्यात कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि साल 2022 के पहले 8 महीनों में भारत को रूसी तेल आयात बढ़कर 16.35 मिलियन टन पहुंच गया है। विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात करना जारी रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया और पीएम मोदी ने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत भी कर दी है। इस दौरान पीएम मोदी नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। आखिर हिमाचल को अपना सीएम मिल ही गया। 4 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का 15वां मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री भी उप मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की है और गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें बीजेपी को मिली हैं और ये एक ऐतिहासिक जीत थी बीजेपी की। और अब भूपेंद्र पटेल के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। आज हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, लोकतांत्रिक मूल्यों के उपासक भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हैं। आजकल ये देखा गया है कि भारत में जुडिशियल सिस्टम और सरकार के बीच में थोड़ा सा टकराव सा बना हुआ है, क्योंकि सरकार चाह रही है NGAC के थ्रू जजों की नियुक्ति हो और जो जज लोग हैं वो चाहते हैं कि जो पुराना सिस्टम उनका कॉलेजियम सिस्टम है वो ही जारी रखा जाए। तो क्या है कॉलेजियम सिस्टम, ज़रा इसके बारे में हम संक्षेप में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही कॉलेजियम सिस्टम को अस्तित्व में लाया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 जज होते हैं और CJI इसका नेतृत्व करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनके तबादलों को लेकर निर्णय लेता है। इसमें संसद के अधिनियम या संविधान का प्रावधान नहीं है, मतलब सरकार की इसमें भूमिका नहीं होती है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के सदस्य जज ही नामों की सिफारिश कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। साल 1990 में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी और साल 1993 से इसी प्रणाली के जरिए उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति शुरू की गई है। कॉलेजियम प्रणाली जिन जजों का चुनाव करती है उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही जजों की नियुक्ति की जाती है। जर्मनी के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को हजारों पुलिस अधिकारियों ने सशस्त्र तख्तापलट की योजना बनाने वाले
संदिग्ध घोर दक्षिणपंथी चरमपंथियों के खिलाफ छापेमारी की। ये चरमपंथी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे और इस छापेमारी में 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस संदिग्ध चरमपंथियों के खिलाफ हुई कार्रवाई में 3000 अधिकारियों ने देश के 16 में से 11 राज्यों की 130 जगहों पर तलाशी हुई। कार्रवाई में 22 जर्मन नागरिक व एक रूसी समेत 3 अन्य को आतंकी गुट में सदस्यता के शक में गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी के न्याय मंत्री मार्को बुशमैन ने छापामारी को आतंकवाद विरोधी अभियान बताया है। उन्होंने कहा है कि यह संदेह है कि संदिग्धों ने देश के संस्थानों पर सशस्त्र हमले की साजिश रची थी। जर्मनी के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि समूह हिंसक तख्तापलट का मंसूबा और षड्यंत्रकारी विचारधाराओं से प्रेरित था। समूह के कुछ सदस्यों ने युद्ध के बाद अस्तित्व में आए जर्मनी के संविधान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सरकार को सत्ता से बाहर करने का आह्वान भी किया। Please do like, comment, share and subscribe this channel and thanks for watching this channel। और इसी तरह आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाते रहें।